हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य एकेडमी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम फिजिक्स के कुछ चैप्टर कर चुके हैं। हमारा लास्ट टाइम जो चैप्टर चला हुआ था वो क्या था, प्रकाश। और प्रकाश में हम लोग प्रकाश के प्रॉपर्टी पढ़ चुके थे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो उसी के बेस पे हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है कि दर्पण क्या होता है। देखो, दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं मिरर, और घरों में मिरर अगर बोल दें तो कहेंगे शीशा ला दो। ये शीशा जो होता है वो ग्लास होता है, ठीक है। लेकिन मिरर को हिंदी में क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। जनरली शीशा कह देते हैं, अरे शीशा दिखाना यार, फेस देखना था एक बार, शीशा देना। लेकिन उसको क्या कहते हैं हम लोग, मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं। शीशे में और मिरर में फ़र्क क्या है कि जो दर्पण होता है ना, जो दर्पण होता है ये तो एक तरफ से पॉलिश होता है, और जो शीशा होता है ना, शीशा वो क्या होता है, पारदर्शी होता है, बिल्कुल प्लेन। अगर शीशे के एक तरफ से कोटेड कर देंगे, अगर उसको एक तरफ से हम लोग क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, दर्पण बन जाएगा। और फिर वो क्या करने लग जाएगा, एक तरह से रिफ्लेक्ट करने लग जाएगा। तो बात यहाँ पे आती है कि दर्पण होता क्या। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो क्या होता है, दर्पण एक ऐसा माध्यम है जो अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। जैसे आपने दर्पण में आपने अपनी इमेज देखते हैं, सभी देखते हैं। तो जब दर्पण में हम लोग अपनी इमेज देखते हैं तो क्या होता है कि हमारी जो किरणें हैं वो किसके ऊपर पड़ती हैं, दर्पण के ऊपर, और दर्पण क्या कर देता है, उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। तो बात यहाँ पे आती है कि दर्पण है क्या। तो दर्पण एक प्रकार का क्या है, माध्यम है। क्या है, एक प्रकार का माध्यम है जो क्या करता है, अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। जैसे उसके ऊपर प्रकाश की किरणें आएंगी उनको क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। यानी अगर उसके सामने कोई इमेज है और इस इमेज से कोई वस्तु रखी हुई है, तो उसके जो किरणें हैं अगर वो इस तरफ आएंगी तो वो क्या बना देगा, उसका इमेज बना देगा, यानी उनको क्या कर देगा, वो रिफ्लेक्ट कर देगा सेम। तो ऐसा माध्यम जो अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, उस माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। समझ आया सभी को। शीशा और दर्पण दोनों में थोड़ा सा फर्क है, और वो फर्क है क्या कि शीशे को जब हम एक तरफ से पॉलिश कर देते हैं, और वो पॉलिश भी क्या होती है, सिल्वर, क्या चीज होती है, सिल्वर पॉलिश कर देते हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो अब आपने एक चीज ये पता होनी चाहिए कि जो दर्पण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। जो दर्पण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं समतल दर्पण। कौन से दर्पण, समतल दर्पण को कहते हैं प्लेन मिरर। क्या कहते हैं, प्लेन मिरर। और एक होते हैं गोलीय दर्पण। कौन से दर्पण, गोलीय दर्पण, यानी स्फेरिकल मिरर। नाम से कुछ पता चल रहा है, गोलीय दर्पण और प्लेन मिरर, यानी समतल दर्पण, ठीक है। समतल दर्पण हो गया एक तरह से आप कह लो प्लेन दर्पण। प्लेन दर्पण का मतलब है जिसके अंदर कोई भी गोलाई नहीं है। नाम से पता चल रहा है कि गोलीय दर्पण, यानी उसकी शेप कैसी होगी, गोल होगी, ठीक है। इसके बारे में भी बात करेंगे और इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग बनाएंगे कि समतल दर्पण क्या होता है। हम डिस्कस करेंगे समतल दर्पण। समतल दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेन मिरर। जैसा आप सभी घरों में देखा होगा सीधा वाला शीशा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, समतल दर्पण। देखो, समतल दर्पण की बहुत सारी खास बातें हैं। समतल दर्पण की सबसे खास बात तो एक ये है कि समतल जो दर्पण होता है, घरों में जो दर्पण होता है, उसके अंदर अगर हमने अपनी इमेज देखनी है, हमने अगर किसी वस्तु की इमेज देखनी है, तो जो दर्पण है उसकी जो हाइट है वो वस्तु की हाइट से हाफ होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, वस्तु की जो हाइट है उससे हम लोग उसको क्या लगाते हैं, हाफ लगाते हैं। और बात क्या है कि दर्पण, समतल दर्पण के अंदर जब प्रतिबिंब बनते हैं, अगर आप वस्तु को किसी दूरी पर रखते हैं तो वो उसके डबल दूरी पे बनाता है। मतलब दर्पण के अंदर अगर आपको इमेज दिखेगी तो वो कितनी दूरी पे दिखेगी, 2 गुनी दूरी पे दिखेगी। दूसरी बात क्या है कि समतल दर्पण में अगर वस्तु का हमने पूरा प्रतिबिंब देखना है, जैसे घरों में आपने देखा होगा कि लंबे वाला शीशा होता है, लंबे वाले शीशे में आपको पूरी इमेज देखती है वस्तु की, तो उसकी इमेज कितनी होनी चाहिए, h/3 होनी चाहिए। यानी जनरली व्यक्ति कितने फुट का हो सकता है, जनरली हम लेके चलते हैं 6 फीट। 6 फीट के हिसाब से अगर h/3 करें तो 2 फीट आ गया। तो वस्तु जमीन से शीशे की हाइट कितनी होनी चाहिए, 2 फुट होनी चाहिए। अगर पांव से लेके सर तक की वस्तु का, मतलब बॉटम से लेकर टॉप तक वस्तु की अगर इमेज देखनी है हमने, तो
हम जो दर्पण है उसकी हाइट कितनी रखेंगे, इतनी रखेंगे। अब बात आती है कि जो समतल दर्पण होता है इसका जो अगर पूछ लेना कि ये वस्तुओं को कितना बड़ा करके दिखाता है, तो ये वस्तुओं को बड़ा करके नहीं दिखाता है बिल्कुल भी। जो इसका आवर्धन होता है, जो इसका मैग्निफिकेशन होता है वो कितना होता है, 1। आवर्धन, आवर्धन कहते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब है कि किसी दर्पण की वह क्षमता की वह वस्तुओं को कितना बड़ा करके दिखा सकता है, वह वस्तुओं को कितना छोटा करके दिखा सकता है, वह उसकी क्या कहलाती है, मैग्नीफाई पावर कहलाती है। तो इसका जो समतल दर्पण है इसका जो आवर्धन है वो कितना होता है, 1 होता है सिर्फ, यानी एज इट इज वस्तु की जो हाइट है वो उतनी ही दिखाता है। अब इसके अंदर एक और आपको जो बात याद रखने लायक है वो मैं बातें बता रहा हूं। समतल दर्पण के अंदर अगर दो दर्पण आपस में पैरेलल रखे हैं, कैसे रखे हैं, दो दर्पण अगर आपस में पैरेलल रखे हैं तो उनके बीच जो प्रतिबिंब बनेंगे उनकी संख्या अनगिनत होगी। कितनी होगी, अनगिनत, यानी आप उनको गिन नहीं सकते। जैसे आप म्यूजियम में गए होंगे, आप कभी मॉल वगैरह में जाते हैं तो उसके अंदर एक भूल भुलैया होती है, यानी उसके अंदर जो दर्पण लगे होते हैं वो लगे होते हैं एक दूसरे के पैरेलल। जब दर्पण एक दूसरे के पैरेलल लगे होते हैं, मान लो कि ये दो दर्पण है और इनके बीच में ये वाली हमने इसकी इमेज देखनी है, तो इसकी इमेज उसके अंदर दिखेगी, इसकी इमेज उसके अंदर दिखेगी। यानी इसके अगर कोई वस्तु रखी है, इसकी इमेज इसके अंदर दिखेगी, फिर इसके अंदर दिखेगी, इसके अंदर दिखेगी, उसकी उसके अंदर, यानी बहुत सारी इमेज दिखेगी। जैसे आपने आजकल सोशल मीडिया पे भी एक लड़की बैठी रहती है और उसकी इमेज देखते हैं, आप पूछते हैं कि इसमें कितनी लड़कियां बैठी हुई हैं, वो बहुत सारी इमेज दिखाता है। तो वो कैसे होती है कि जब गिन नहीं सकते ना हम इमेजेस को, तो यानी दर्पण कैसे लगे हुए, जब दो समतल दर्पण को हम लोग कैसे लगाते हैं, पैरेलली लगाते हैं, समांतर लगाते हैं, तो जो दर्पण है उसके अंदर जो वस्तु के प्रतिबिंब बनते हैं वो कितने बनते हैं, अनगिनत बनते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है, रीजनिंग में भी आ जाता है कई बार क्वेश्चन। और अगर दो दर्पण आपस में परस्पर किसी कोण पर रखे हुए हैं, मान लो कि एक दर्पण तो ऐसे लगाओ, जैसे नाई की दुकान में सभी ने देखे होंगे एक दर्पण कैसे लगाते हैं, एक दर्पण ऐसे लगाओ, यानी दोनों दर्पण के एक्सिस के बीच में अगर कोई कोण बन रहा है तो उनके बीच में अगर आपको इमेज निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे, 360/θ-1। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, n = 360/θ-1, यानी n का मतलब क्या है यहाँ पे, प्रतिबिंब की संख्या। किसकी संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंब की संख्या। थीटा क्या है यहाँ पे, दोनों कोणों के बीच का एंगल, दोनों कोणों, दोनों दर्पण के बीच का एंगल, सॉरी, दर्पण के बीच का कोण। अब मान लो जैसे अगर मैं आपको बोल दूं कि दो दर्पण आपस में 90 डिग्री के कोण पर रखे हुए हैं, जैसे आप 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, साथ के साथ मुझे कमेंट में जवाब देते रहेंगे सभी, बिल्कुल सभी, और साथ के साथ भी जुड़ जाया करो सारे के सारे। टाइम पे आते नहीं हो आप लोग, बिल्कुल 9 बजे हमारी क्लास होएगी, और आपको पता है कि डेली क्लासेज आती है हमारी, कोई ना कोई 9 बजे क्लास जरूर आती है, कभी साइंस की आती है, कभी जीके की आती है। तो आप सभी 9 बजे बिल्कुल लाइव हो जाएं, खाना पीना खा के बिल्कुल फिट रहें, ताकि आप क्लास को क्या कर सके, और साथ के साथ नोट्स बनाते रहें। ये नोट्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं, बहुत ही ज़्यादा काम। अपने खुद के बनाए हुए नोट्स को कभी कोई नहीं भूलता है, क्योंकि किताबों से याद करना या किसी दूसरे का लिखा हुआ अगर हमें मिल जाए तो उसको याद करने में बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो साथ के साथ जुड़ जाएं और सभी नोट बनाते जाएं। अभी मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, बाकी के सबके जवाब आप सबने देने हैं, साथ के साथ मैं आपको कमेंट में बताता जाऊंगा, ठीक है। मैं आपको कुछ एग्जांपल करा रहा हूं। जैसे अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, एक बोल रहा है कि 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, एक बोल रहा है, आपने नीचे वाले निकालने, मैं सिर्फ एक निकाल के बताऊंगा आपको, ठीक है, 2 निकाल दूंगा, चलो ठीक है, बाकी आप सभी बताएंगे। मान लो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, 2 आपने निकालने हैं, 2 मैं निकाल रहा हूं। मान लो कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी फॉर्मूला क्या था हमारा, 360/θ-1, यानी 360/90-1। तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 90 पे इस पे जाएंगे तो 4 - 1, यानी जो दर्पण है, दो दर्पणों के बीच अगर एंगल 90 डिग्री का बन रहा है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी, 3 बनेंगी। कितनी बनेंगी, 3 बनेंगी। अगर मैं अब यहाँ पे बोल दूं कि अगर दो दर्पणों के बीच का एंगल है जो वो कितना है, 60 डिग्री है,
तो उनके बीच कितनी बनेगी, तो थीटा की जगह हम क्या रख देंगे 360/60, यानी 6 पे गया और -1, तो कितनी इमेज बनेगी 5 इमेज बनेगी। अब जल्दी से मुझे बताएं कि 30 डिग्री और 45 डिग्री पर कितनी इमेजेस बनेगी। तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप कमेंट में मुझे जल्दी से जल्दी जवाब देंगे कितनी इमेजेस बनेगी। ठीक है, मैं देख रहा हूँ सभी के कमेंट देख रहा हूँ साथ के साथ। तो आप क्या करेंगे, इस इमेज को बताएंगे कि दो दर्पणों के बीच में अगर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है और 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, सभी ने नोट कर लिया। तो कैसे निकालना है, 360/θ -1, यानी नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी। तो समतल दर्पण के बारे में आपको ये वाली बातें याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एक चीज और याद रखेंगे समतल दर्पण के बारे में कि जो समतल दर्पण होता है उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, 0 होती है। फोकल लेंथ क्या होती है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं, वो अभी थोड़ी देर में हम बिल्कुल इसके पार्ट बाय पार्ट हम इसको करने वाले हैं। ठीक है, तो अब बात आती है दूसरे टाइप की। दूसरे टाइप के जो दर्पण होते हैं वो होते हैं गोलीय दर्पण। कैसे दर्पण होते हैं, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का आपको पता ही है कि जो वस्तु गोल होती है उसी को गोलीय कहा जाता है। गोलीय दर्पण का मतलब है कि या तो अगर मैं दर्पण की शेप देखो, गोलीय जो दर्पण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं अवतल दर्पण। कौन से दर्पण, अवतल दर्पण। और एक होते हैं हमारे उत्तल दर्पण। कौन से दर्पण, उत्तल दर्पण। अच्छा, इन दोनों पे ना क्वेश्चन बहुत आते हैं। इसको तो कहते हैं कनकेव मिरर, इसको कहते हैं कन्वेक्स मिरर। क्या कहते हैं इसको, इसको तो कहते हैं कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। इसको कहते हैं कन्वेक्स मिरर। अब देखो इन दोनों में क्या फर्क है। देखो इनको बिल्कुल आप डायग्राम से समझेंगे, डायग्राम से समझेंगे। ये देखो मैं मिटा रहा हूं साथ के साथ, क्योंकि उस तरफ एक टेबल बनी हुई है, तो साथ के साथ आप लिखते जाएं। देखो अगर मैं अवतल दर्पण की पहचान करवाऊं आपको, तो अवतल दर्पण के बारे में आप इधर लिखेंगे। देखो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की खास बात क्या है कि अवतल दर्पण जो होता है वो बाहर की तरफ से पॉलिश होता है। कैसा होता है, बाहर की तरफ से तो पॉलिश होता है, और अंदर की तरफ जो फेस होता है उसका ये कौन सा होता है, परावर्तक सतह कहते हैं इसको। जो सतह होती है ये कौन सी सतह है इसकी, परावर्तक सतह। यानी ये वाला जो दर्पण है ये कौन सा दर्पण है, हमारा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की खास बात क्या है कि अवतल दर्पण के ऊपर जब प्रकाश पड़ता है तो यह क्या कर देता है, प्रकाश को फैला देता है। इसीलिए ये प्रकाश को क्या कर लेता है, प्रकाश को ये फैलाता नहीं है, प्रकाश को क्या कर लेता है, सिकोड़ लेता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, कन्वर्जिव यानी अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण यानी कन्वर्जिव। कन्वर्ज का मतलब होता है सिकोड़ना, कन्वर्जिव मिरर। क्या कहते हैं इसको, कन्वर्जिव मिरर भी कहते हैं। और एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें आते हैं। जैसे दाढ़ी बनाने वाला जो होता है वो आपका अवतल दर्पण है। जिम में जो होता है आपका वो कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। डॉक्टर जो आपका कान और नाक चेक करने के लिए जो यूज करता है, जो दांत चेक करने के लिए यूज करता है, वो अवतल दर्पण यूज करता है। पेपर पढ़ने के लिए जो दर्पण यूज करते हैं वो अवतल दर्पण होता है। तो दर्पण की पहचान क्या है कि ये क्या होता है, एक तरफ से तो पॉलिश होता है और एक तरफ से कैसा होता है, और कैसा शेप है इसकी, गोलीय शेप है। और अंदर की तरफ यानी उभरा हुआ जो फेस है वो तो पॉलिश होता है, और जो अंदर की तरफ जो फेस है, जो दबा हुआ जो फेस है वो रिफ्लेक्ट करता है। ये पहचान किसकी है, अवतल दर्पण की। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, चलो मैं इसको मिटा देता हूं। बात करते हैं दूसरा उत्तल दर्पण। किसकी, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के बारे में आप क्या सीखेंगे कि उत्तल दर्पण जो होता है उसकी जो अंदर वाली जो सरफेस होती है वो तो पॉलिश होती है। ये वाली सरफेस तो कैसी है, पॉलिश्ड है। ठीक है, और इसकी जो परावर्तक सरफेस है वो ये है। जो परावर्तक सरफेस है वो क्या है, परावर्तक सतह, वो क्या होती है, उभरी हुई होती है। कैसी होती है, उभरी हुई होती है। और यह वस्तुओं को कैसा करके दिखाता है, छोटा करके दिखाता है। दूसरा,
इसका जो उपयोग किया जाता है वो गाड़ियों के पीछे मिरर में किया जाता है, पश्चिम मिरर में। ये पेपर में आया हुआ है, HSSC में ग्रुप डी में आया हुआ है और RRB में भी आया हुआ है। तो बात क्या है, अभी सिर्फ हम इसके बारे में इंट्रो कर रहे हैं कि अवतल दर्पण क्या होते हैं, उत्तल दर्पण क्या होते हैं, इनके यूजेज, इनके बारे में इंट्रो पूरा बाद में करने वाले हैं सारा का सारा, ठीक है। और बात आप सभी नोट करते जाएंगे, क्योंकि अभी मैं बताने वाला हूं कि एक्चुअल में मिरर होता क्या है, कि एक्चुअल में जो मिरर है वो क्या, एक तरह की परावर्तक सतह है जो क्या करती है, अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश की किरणों को रिफ्लेक्ट कर देती है। यानी ये कुछ मिलता जुलता सा नहीं लग रहा प्रकाश का परावर्तन से। यानी प्रकाश के परावर्तन भी एक ऐसी घटना है जो क्या करती है, प्रकाश की किरण जब उस माध्यम से टकराती है तो वापस लौट जाती है। यानी इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो दर्पण है, यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेना कि दर्पण किस सिद्धांत पर काम करता है, दर्पण का प्रिंसिपल क्या है, दर्पण का बेस क्या है, तो दर्पण का बेस क्या है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन। प्रकाश का परावर्तन या क्या कह सकते हैं आप, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब बाउंसिंग बैक बताया था ना मैंने, वही है। यानी मिरर भी किस बेस पे काम करता है, प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। और प्रकाश का परावर्तन का सिद्धांत क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक माध्यम से टकराती है तो उसी माध्यम, जिस माध्यम से वो आई है उसी माध्यम में सेम एंगल पर वापस लौट जाने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। सभी को समझ आ रहा है? कमेंट में बताते जाएं कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। क्योंकि अब मैं बनाने वाला हूं डायग्राम, और डायग्राम से आपने एक एक चीज सीखनी है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपको बहुत याद रखना है। क्या है वो? कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, यानी कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, या कुछ डेफिनेशंस कह लो, या कुछ क्या कह लो आप, एक तरह से परिभाषा, यानी कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपने क्या करनी है, नोट करनी है, जो कि मैं आपको किससे बताने वाला हूं, एक डायग्राम से बताने वाला हूं। जैसे सबसे पहले मैं लिखता जाता हूं, चलो मैं डायग्राम के साथ साथ ही बनाता चला जाता हूं। देखो सबसे पहले मैं एक डायग्राम बना देता हूं। अगर ये इस तरफ से पोलिस है तो कौन सा लेंस है भाई, कौन सा लेंस है, हाँ उत्तल लेंस है, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहां की। देखो ये मैंने हाफ बनाया हुआ है, ये किसी न किसी सर्कल का हिस्सा लग रहा है या नहीं लग रहा है। देखो अगर इस सर्कल को मैं पूरा करता हूं तो ये कुछ इस तरह से आएगा, आ रहा है ना। इसका जो सेंटर होता है, देखो पॉइंट टू पॉइंट नोट करते जाएंगे। जो पहला पॉइंट है वो आपका है वक्रता केंद्र। क्या है? वक्रता केंद्र। कौन सा पॉइंट है? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र कौन सा होता है? जो लेंस होता है ना, जो दर्पण है ना, जिस सर्कल का ये हिस्सा लग रहा है ना, उसके जो सेंटर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सी से लिखते हैं। इसको किससे लिखते हैं? सी से लिखते हैं। तो वक्रता जो केंद्र होता है वो क्या होता है, जो जिस सर्कल का ये हिस्सा होता है उसके सेंटर को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। ध्यान से आप इसको नोट करते जाएंगे एक एक पॉइंट को। अब बात आती है कि जो इसकी जो ये रेडियस है ना इस सर्कल की, ये इस सर्कल की जो रेडियस है इसे लिखते हैं हम लोग कैपिटल आर से। किससे लिखते हैं? कैपिटल आर से। इसे कहते हैं हम लोग, दूसरा पॉइंट लिखते जाएंगे, वक्रता त्रिज्या। इसको क्या कहते हैं हम लोग? वक्रता त्रिज्या। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। दो पॉइंट आपने याद कर लिए। तीसरा जो मेन पॉइंट आता है, दर्पण के केंद्र से होकर जो लाइन जाती है, दर्पण के केंद्र से होकर जो लाइन जाती है उसे हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। ये जो लाइन है, तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, मुख्य अक्ष, यानी प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर लाइन, न्यूट्रल एक्सिस, कुछ भी कह सकते हैं आप।
क्या कहते हैं इसको, मुख्य एक्सिस। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट होता है इसे कहते हैं हम लोग पोल। क्या कहते हैं, पोल। चौथा जो पॉइंट है ध्रुव, क्या कहते हैं इसको, ध्रुव कहते हैं, या प्रकाशीय केंद्र भी कह देते हैं इसको। क्या कह देते हैं, प्रकाशीय केंद्र। क्या कह देते हैं इसे, प्रकाशीय केंद्र। ठीक है, समझ आ रहा होगा सभी को। अब बात करते हैं, यहां पे जो मेन पॉइंट आता है वो आता है हमारा अपर्चर किसे कहते हैं, द्वारक। ये जो वाला फेस है ना, ये देखो, ये जो सर्कल बनने से पहले था, देखो ये हमने नोट कर लिया है, ये वाला अब करने की लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं बता दिया हूं। ये वाला जो फेस जो इसका सामने खुला हुआ है ना, इसे हम लोग कहते हैं द्वारका या द्वारक। पांचवा सिक्स्थ जो पॉइंट है द्वारक, या इंग्लिश में कहते हैं इसे अपर्चर, यानी जो खुला हुआ जो भाग है दर्पण का, जो है बाहर की तरफ जो खुला हुआ जो भाग है ना, इसे हम लोग कहते हैं अपर्चर। क्या कहते हैं इसे, अपर्चर। यानी ये फेस खुला हुआ, जिस तरफ है, क्या कहते हैं उसको, अपर्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, अपर्चर कहते हैं। ठीक है, अब जो मेन पॉइंट जो इसके अंदर आता है वो आता है, इधर ही लिख देता हूं, इसको कहते हैं, सातवां जो मेन पॉइंट आता है वो आता है मुख्य फोकस। देखो, मुख्य फोकस, मेन फोकस कहते हैं इंग्लिश में। मुख्य फोकस का मतलब होता है केंद्रित करना किसी चीज को। ठीक है, अब जो दर्पण है वो किसी न किसी वस्तु को केंद्रित करता है। अवतल जो दर्पण है वो वस्तुओं को क्या करता है, कन्वर्ज करता है, सिकोड़ता है। लेकिन जो उत्तल जो दर्पण है वो वस्तुओं को फैलाता है, अपसारी करता है, यानी उसके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो वो फैल जाती है। ठीक है, तो उसे अपसारी दर्पण कहते हैं। अब जो मुख्य फोकस है, इसका क्या काम है, मुख्य फोकस का काम क्या होता है, वस्तु को एग्जैक्ट केंद्रित करके दिखाना होता है। अब जो दर्पण होता है, दर्पण की बात कर रहा हूं मैं, अवतल दर्पण की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि दर्पण के पार्ट अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण है। जो दर्पण होता है हमारा, इसके दो मेन फोकस होते हैं। एक मेन फोकस तो क्या होता है कि वस्तु किसी दूरी पर रखी है, हमें उस दूरी का पता नहीं है, जिस दूरी का हमें पता नहीं होता उस वस्तु को कहते हैं, उस दूरी को कहते हैं हम लोग अनंत दूरी, इनफाइनाइट, यानी जिसको हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते उस दूरी को कहते हैं अनंत दूरी, इनफाइनाइट दूरी, इनफाइनाइट डिस्टेंस। जब वस्तु इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखी होती है, अनंत दूरी पर रखी होती है, तो वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य अक्ष पर, ये जो सेंटर वाली लाइन है, इसके ऊपर जिस भी पॉइंट पे बन जाएगा, जिस भी पॉइंट पे बनेगा, वह उसका क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। दूसरा, जब वस्तु, ये वाली जो घटना होती है, ये होती है अवतल दर्पण में। किसमें होती है, अवतल दर्पण के अंदर। दूसरे पॉइंट, दूसरा मेन फोकस क्या होता है, दूसरा जो मेन फोकस होता है वो होता है कि अगर वस्तु किसी पॉइंट ऐसी जगह पे रखी हुई है, पॉइंट पे, मुख्य अक्ष पर, जिसका प्रतिबिंब अनंत दूरी पर बन रहा है, तो वो भी मेन फोकस हो गया, यानी वस्तु फोकस पे ही रखी है। तो F1 और F2 कौन से हो गए, F1 और F2 दो मेन फोकस होते हैं। और पोल से लेकर और यहां के बीच की दूरी को हम लोग लिखते हैं स्मॉल f से, और इसे हम लोग 8वां पॉइंट मान सकते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं फोकस दूरी। क्या कहते हैं इसे, फोकस दूरी। समझ आ रहा है भाई सभी को, बताते जाएं कमेंट में। ठीक है, फोकस दूरी क्या होती है कि कितनी दूरी से जो दर्पण है वो उस वस्तु को फोकस कर सकता है, वो उसकी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। डायग्राम में कैसे ढूंढोगे उसको, कि पोल से लेकर और मेन फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है, हमारी क्या कहलाती है, जनरली जो फोकस दूरी होती है वो हमारी वक्रता त्रिज्या का आधा होती है। क्या होती है, वक्रता त्रिज्या का आधा होती है। तो यहां पे जो आपका एक फॉर्मूला जो बन जाता है वो क्या बनता है कि जो r से लिखते हैं हम लोग वक्रता त्रिज्या को, और ये क्या होती है 2f के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, 2f। और यानी f क्या होती है हमारी, r/2 होती है। यानी जो वक्रता त्रिज्या, जिस सर्कल का जो ये हिस्सा है, जो लेंस है, जिस सर्कल को ये बना रहा है, आभासी जो सर्कल बन रहा है,
उसकी जो रेडियस है उसके आधा होता है फोकस दूरी, उसका जो डबल हो गया वो कहलाती है वक्रता त्रिज्या। कई बार एग्जाम में दे देता है कि वक्रता त्रिज्या इतनी है फिर ये चीज इतनी है, तो बताओ फोकस दूरी कितनी होगी। तो वक्रता त्रिज्या का जो आधा होगा वो क्या होगी दूरी, वो हमारी फोकस दूरी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी। वो मीटर में हो सकती है, सेंटीमीटर में भी हो सकती है, ठीक है। लेंस के सारे पॉइंट आपको याद हो गए। मैं एक बार दोबारा बता देता हूं आपको। ये एक लेंस मैंने बनाया, सॉरी एक दर्पण मैंने जो बनाया है, अवतल उत्तल दर्पण बनाया था मैंने, ठीक है। दर्पण कोई भी हो सकता है। जो सेंटर से जो लाइन जाती है उसे कहते हैं हम लोग मुख्य अक्ष, क्या कहते हैं, और उसके जो केंद्र होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रकाशीय केंद्र। यानी यहां से हर चीज ऑपरेट होएगी। प्रकाशीय केंद्र से लाइट क्या होती है, इधर रिफ्लेक्ट होती है या पास भी कर सकती है माध्यम को, या क्या हो सकती है कुछ भी, तो उस केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। क्योंकि प्रकाश से रिलेटेड जितनी भी घटनाएं हैं वो कहाँ होने वाली है, प्रकाशीय केंद्र पर होने वाली है। अब ये जिस सर्कल का हिस्सा लग रहा है हमें, उसके केंद्र को कहते हैं वक्रता केंद्र, यानी जिस वक्र पृष्ठ का ये भाग लग रहा है। और इसकी जो रेडियस होती है, इस रेडियस को हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं इसको, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जो किसका, फोकस दूरी का 2 गुना होती है। अब मेन फोकस बताए थे मैंने, 2 होते हैं मेन फोकस। 2 कौन कौन से, कि एक तो अनंत दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब जिस बिंदु पर बनता है मुख्य अक्ष पर, या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब अनंत दूरी पर जाकर बनता है। ये जो खुला हुआ जो भाग दिख रहा है ना आपको, ये वाला जो हिस्सा है ये अपर्चर कहते हैं। मुख कह लो, एक तरह से फेस है जो फेस करने वाला है लाइट को, द्वारका कहते हैं एक तरह से। क्या कहते हैं, द्वारका, ठीक है। और कौन सा पॉइंट है, पोल, प्रकाशीय जो केंद्र होता है उसी को पोल कहते हैं। मुख्य अक्ष हो गया, वक्रता त्रिज्या, सारे पॉइंट आपको समझ आ गए। ये ओवरऑल मिला के हमारा क्या बनता है, दर्पण बनता है। आपको दर्पण के, अब जो दर्पण होते हैं ना, अवतल जो दर्पण होते हैं उनके अंदर प्रतिबिंब किसी तरह के बनते हैं। उत्तल जो दर्पण होते हैं उनमें प्रतिबिंब किसी तरह का बनता है। उत्तल दर्पण जो होता है ये हमारा उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब बनते हैं वो एक तो छोटे बनते हैं। कैसे बनते हैं, छोटे बनते हैं और आभासी बनते हैं। आप ये याद रखेंगे। ये हटा दूं मैं, ये डायग्राम हटा दूं, मैं आपको अब टेबल समझाने वाला हूं कि दर्पण के अंदर प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेंगे। अगर वस्तु कहीं पर रखी, चलो मैं ये वाला डायग्राम रख लेता हूं, ये सारे पॉइंट यहां पे लिखे हुए हैं। देखो टेबल के अंदर चलेंगे। देखो टेबल में सबसे पहले कॉलम क्या बने कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार के बनते हैं, ठीक है। ये याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है। पूछ लेता है कई बार कि वस्तु अगर यहां रखी है तो बताओ इमेज कहां बनेगी। टेबल से डायरेक्ट है, डिस्टेंस जो दे के पूछेगा उसके लिए फॉर्मूला होता है, वो हम अभी करने वाले हैं। देखो वस्तु अवतल दर्पण के बारे में अगर मैं बात करता हूं, वस्तु की सबसे पहला जो हमारा कॉलम है वो है वस्तु की स्थिति, यानी पोजीशन। वस्तु रखी कहां होगी, कहां रखी है, एफ से उधर रखी है, सी से उधर रखी है, कहां रखी है, ये सब यहां पे मैं बताने वाला हूं। दूसरा आता है कि इमेज कहां बनेगी फिर उसकी। अब बात आती है इमेज क्या होती है, प्रतिबिंब क्या होते हैं। इमेज को हिंदी में प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। अब जो प्रतिबिंब होते हैं ना वो 2 तरह के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से, एक तो होते हैं वास्तविक। वास्तविक कौन से, रियल, रियल इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं हमें, रियल इमेज। और दूसरे कौन से होते हैं, आभासी। कौन से होते हैं, आभासी। आभासी को कहते हैं वर्चुअल। क्या कहते हैं, वर्चुअल। देखो दोनों में नाम से कुछ पता चल रहा है भाई, ये वाला रियल बंदा है यानी ग्रेट बंदा है यार। वास्तविक, वास्तविक का मतलब होता है जो चीज एक्चुअल होती है, जिसके पॉइंट हमें एक्चुअल मिलते हुए दिखते हैं। जो इमेज है उसके जो पॉइंट है वो हमें एक्चुअल मिलते हुए दिखते हैं, वो वाली इमेज कहलाती है हमारी वास्तविक इमेज, जो कि एक्चुअल दिखती है, ठीक है। आभासी इमेज होती है जिसका हमें आभास होता है, नकली इमेज कहते हैं जिसे, वो वाली इमेज क्या कहलाती है हमारी, आभासी इमेज कहलाती है, वर्चुअल इमेज कहते हैं, ठीक है। सभी को याद हो जाएगा ना। इमेज कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, वास्तविक और आभासी। आभासी नकली इमेज, यानी वो बड़ी दिखेगी हमें एक्चुअल पॉइंट से, बिल्कुल उसके जो पॉइंट है वो मिलते हुए नहीं दिखेंगे। वास्तविक इमेज रियल होएगी, बिल्कुल सेम साइज होएगा, साइज डेफिनेट साइज होएगा। आभासी इमेज का जो साइज है वो डेफिनेट नहीं होता है, ठीक है।
अब बात करते हैं प्रतिबिंब की स्थिति हो गया सेकंड वन, प्रतिबिंब की प्रकृति व आकार। प्रतिबिंब की आकृति वो उल्टी बनेगी, सीधी बनेगी, कैसी बनेगी? आकृति प्रकृति का मतलब होता है नेचर कैसा होगा, ठीक है। आकार के किस साइज की बनेगी, बड़ी बनेगी, छोटी बनेगी, कैसी बनेगी? तो बात करते हैं कि अगर वस्तु अनंत दूरी पर रखी हुई है, ये वाला पॉइंट शायद हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर वस्तु अनंत दूरी पर रखी हुई है तो जो प्रतिबिंब है वो कहां बनेगा? हमारा मुख्य फोकस पर बनेगा। किस पे बनेगा? मुख्य फोकस पर बनेगा। ये पॉइंट मैं बता चुका हूं कि वस्तु का प्रतिबिंब जिस पॉइंट पर बनता है वो मुख्य फोकस कहलाता है, और जो अनंत दूरी पर वस्तु रखी है उसका जो प्रतिबिंब है वो कहां बनेगा? मुख्य फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बहुत छोटा बनेगा। क्योंकि अगर बहुत दूर से अगर हम इमेज बनाने वाले देखने वाले हैं तो वो हमें बहुत छोटी दिखाई देगी। ठीक है, सभी को समझ आ रहा है? बात करते हैं, समझ आ रहा है सभी को कि अगर अनंत पर रखी होगी तो कहां बनेगी इमेज? मुख्य फोकस पर बनेगी, और वास्तविक उल्टा और कैसा बनेगा? प्रतिबिंब छोटा बनेगा। ठीक है, बात करते हैं कि सेकंड पॉइंट कह रहा है कि वक्रता केंद्र के पीछे रखी है। ये वक्रता केंद्र है और इसके पीछे अगर इमेज रखी है, यहां अगर इमेज रखी हुई है, यहां कोई वस्तु रखी हुई है, वस्तु की जो पोजीशन है वो कहां है? वक्रता केंद्र के पीछे है। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहां बनेगा? फोकस F और वक्रता केंद्र C के बीच में बनेगा, यानी इन दोनों के बीच में, ये F है हमारा, यहां पे लिख लेते हैं, अब ये F है, इन दोनों के बीच में क्या बनेगी? वस्तु की हमारी क्या बनेगी? इमेज बनेगी। कैसी बनेगी? वास्तविक, उल्टी और छोटी बनेगी। वास्तविक, उल्टी और छोटी बनेगी। टेबल को बिल्कुल अच्छे से याद रख लेंगे। अगर वक्रता केंद्र C पर रखी हुई है तो वापिस से इमेज आके हमारी, अगर मान लो यहां रखी हुई है तो वापिस से इमेज आके हमारी यही की यही बनेगी। यानी मेन पॉइंट यहाँ पे क्या है? वक्रता केंद्र है। अगर सेम डिस्टेंस पे हमें इमेज लेनी है तो वस्तु की जो पोजीशन है वो कहाँ होनी चाहिए? हमारी वक्रता केंद्र पर होनी चाहिए, यहाँ होनी चाहिए। टेबल भी क्या कह रही है कि वक्रता केंद्र पर अगर आप वस्तु को रखोगे तो उसका जो इमेज है, उसका जो प्रतिबिंब है वो भी हमें वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होगा। इमेज कैसी बनेगी? वास्तविक बनेगी, उल्टी बनेगी और वस्तु के बराबर बनेगी, एक्चुअल बनेगी। कहते हैं ना कि अगर सेम इमेज लेनी है तो हम इमेज कैसे लेंगे? सेम वस्तु को वक्रता केंद्र C पर रखेंगे। C क्या है हमारा? C क्या है? पोल से लेके C के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जो कि फोकस दूरी का डबल होती है। ठीक है, यानी जिस सर्कल का ये हिस्सा था उसके सेंटर को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहलाते हैं। फोकस दूरी से अगर डबल दूरी पर रखेंगे यानी 2F पर रखेंगे तो हमारी जो इमेज है वो भी कहाँ मिलेगी? 2F पर ही मिलेगी। आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2F पर अगर रखोगे तो यहाँ इमेज भी किस पर बनेगी? 2F पर ही बनेगी, लिख सकते हैं। बात करते हैं अब नेक्स्ट कि अगर वस्तु को हम थोड़ा खिसका के लेके आते हैं, इधर खिसका के लेके आ रहे हैं। देखो पहले दूर रखी थी, फिर वक्रता केंद्र पे लाए, पहले अनंत पे बहुत दूर थी, फिर थोड़ी सी दूर लेके आए, फिर C पे लेके आए, अब C और F के बीच में लेके आएंगे। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में अगर है तो जो इमेज है उसकी कहाँ बनेगी? वक्रता केंद्र के पीछे जाके बनेगी, यानी इधर बनेगी। थोड़ा सा मिटा देता हूं मैं, समझ नहीं आ रहा होगा। देखो ये हमारा जो था दर्पण है, ये इसके सेंटर एक्सिस है, ये हमारा C है और ये हमारा F है। ठीक है, देखो कह रहा है कि अगर वस्तु यहां रखी है तो हमारी इमेज कहां बनेगी? वक्रता केंद्र के पीछे बनेगी। वक्रता केंद्र ये है, ये हमारा वक्रता केंद्र है। क्या है? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र के पीछे, यानी ये हमारी जो इमेज है वो यहाँ बनेगी। कहाँ बनेगी? यहाँ बनेगी। वस्तु अगर यहाँ रखी हुई है, वस्तु और ये उसका प्रतिबिंब है, ये याद रखेंगे। ये डिस्टेंसेस कैसे निकलेंगे?